सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में हर रोज की तरह साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं हर रोज की तरह बात। सबसे पहले मैं ईरान अमेरिकी जंग के बारे में करेंगे। क्या मेजर अपडेट्स हैं इस पिछले 2 दिनों की? देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में जो समझौते की बात थी वो थोड़ी सी पीछे हटती दिख रही है। उसका रीजन ये है कि अमेरिका ने ईरान की रडार ड्रोन कंट्रोल साइट्स के ऊपर हमला किया है। तो आज जो अमेरिका ने इसकी खुद जानकारी भी दी है कि ईरान के गोरुक और केशम आइलैंड पर रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकोम ने बताया कि यह कार्रवाई ईरान की आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को गिराया था। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 ड्रोन को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ ईरान की IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने दावा किया है कि हमने उस एयरबेस को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल सीरिक आइलैंड के पास अमेरिकी ऑपरेशन में हुआ था। वहीं ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पज़ेश्कियान ने आरोप लगाया कि देश की सत्ता पर अब पूरी तरह IRGC के कमांडरों का कंट्रोल है। देखिए, पूरा जो युद्ध चल रहा है उसमें बात करें तो पिछले 24 घंटे की 5 बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करें तो ब्लू फोर्ट किले के ऊपर इजरायली कब्जा हुआ है। इजरायली सेना ने साउथ लेबनान के 900 साल पुराने ब्लू फोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियों के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये पिछले 26 साल में इजराइल की लेबनान में सबसे बड़ी घुसपैठ मानी जा रही है। तो साउथ लेबनान में आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी घुसपैठ इजराइल ने पिछले 26 साल में की है। बाकी फ्रांस ने लेबनान में इजराइल की बढ़ती मिलिट्री प्रेजेंस को लेकर यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है उसकी इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की बात कही है। तो जो एक हिसाब से इसको ऐसा देखा जा रहा है जैसे इजराइल लेबनान के ऊपर कब्जा ही कर रहा हो। ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरानी सेना पर उतनी सख्त कार्रवाई नहीं की जितनी वह दूसरे देशों की सेनाओं के खिलाफ करता रहा है। तो ये है और ईरान को अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है और अमेरिका को ईरान के ऊपर भरोसा नहीं है। दोनों जगह पे आपने देखा होगा कि दोनों तरफ से स्टेटमेंट आई हैं। अमेरिका ने ईरान की ओर जा रहे एक मालवाहक जहाज को रोका है। 17 अप्रैल से अब तक अमेरिका 6 जहाजों को ईरान जाने से रोक चुका है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट के तौर पे इसे भी देखा जा रहा है। खैर, अब जापान भी ईरान से हुर्मुज स्ट्रेट खोलने की मांग कर रहा है। पहले इस सिर्फ यूरोपियन मुल्क शामिल थे या फिर साउथ एशियन मुल्क शामिल थे और अब देखने को मिल रहा है कि जापान ने भी ईरान से रिक्वेस्ट की है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोला जाए। खैर, ईरान ने जो कुवैत में अमेरिकी ठिकाने हैं उनके ऊपर भी मिसाइलें दागी है और ये इसकी भी खबर आई है। इजराइल लगातार साउथ लेबनान में गांव खाली करने के आदेश दे रहा है और बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस वहां पर देखी जा रही है। जी, और इससे आगे अगर बढ़े तो बात आमों की करते हैं। आम जो इस सीजन में होते हैं और उसका जो निर्यात है वो भारत सिर्फ 1% करता है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रोड्यूस करने के मामले में देश है वो भी भारत ही है। ये कैसा मामला अभी सामने आया है कि जापान ने भी बंद कर दिया है यहाँ से हमारे देश से आम लेने? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भारतीय आमों की वैश्विक पहचान का जिक्र किया। ये कहा कि दुनिया भर में भारत के आमों का बड़ा बोलबाला है, लेकिन ठीक इससे पहले जापान ने गुणवत्ता संबंधी क्वालिटी इश्यूज को लेकर भारतीय आमों की खेप स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो ये जो विवाद है भारत के विशाल आम उत्पादन और सीमित निर्यात क्षमता के बीच के अंतर को उजागर करता है। ठीक है कि भारत लार्जेस्ट मैंगो ग्रोवर है, लेकिन निर्यात सिर्फ 1% से भी कम है। तो ये जो चीज है इसको भी कहीं ना कहीं एक्सपोज करता है। 31 मई को प्रसारित अपनी मन की बात के 134वें एपिसोड में भारतीय आमों की विविधता, स्वाद और वैश्विक पहचान की चर्चा नरेंद्र मोदी ने की थी। उन्होंने महाराष्ट्र के हापुस
अल्फांसो, गुजरात के केसर, उत्तर प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा, बिहार के जर्दालू और दक्षिण भारत के बंगनपल्ली और तोतापुरी जैसे आमों का जिक्र करते हुए भारतीय आमों की यात्रा अब गांव से निकलकर वैश्विक बाजारों तक पहुंच रही है। ये बात उन्होंने कही थी। विदेश मंत्रालय ने भी मन की बात के हिस्से को चलाया। लेकिन वही है कि 2026 के सीजन में भारत से जो ताजे आमों की खेप जापान गई थी, उसको उन्होंने कीट नियंत्रण संक्रमण मुक्ति प्रक्रियाओं में खामी पाने के कारण उनको उनको लेने से इनकार कर दिया है। तो ये भी एक सच्चाई है। और अगर आंकड़े देखें जिसमें DGCIS के आंकड़े हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के, तो उसमें ये बताया गया कि 2024-25 में भारत ने लगभग लगभग 2.5 करोड़ टन के आसपास आम का उत्पादन किया, और जबकि जो निर्यात किया वो सिर्फ 30,000 टन के आसपास जो आम है उनका निर्यात किया। तो जो तकरीबन अगर मान भी लें तो 1% के आसपास ही ये बताया जा रहा है। और ऐसे ही हिस्सेदारी की बात करें तो 24-25% ही हिस्सेदारी बन रही है। तो ये एक बड़ी खबर है। हालांकि अगर बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत के जो आम हैं उनके ऊपर बैन पहली बार लगा हो। इससे पहले जापान 20 साल पहले भी ऐसा कर चुका है। 1986 में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। तो खैर दोबारा जो प्रवेश मिला था जापानी बाजार में 2006 में मिला था। अभी भारत के जो 6 किस्म के आम हैं जिनको थोड़ा सा बाहर भेजा जाता है, वो है अल्फांसो, केसर, बंगनपल्ली, लंगड़ा, चौसा और मालिका, जिनको बाहर भेजा जाता है। बाकी तो कोई ज्यादा आम भारत के बाहर भेजे नहीं जाते। जी। और इससे आगे अगर बढ़े तो बात नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान की करते हैं। नेपाल के बालन शाह बोल रहे हैं कि भारत ने कुछ नेपाल के हिस्सों पर और नेपाल ने बंगाल भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया हुआ है। मतलब पहली बार है किसी प्रधानमंत्री ने खुद से ये बात मानी है कि हमने दूसरे देश के इस जगह पर कब्जा किया हुआ है। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि न सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा की हुई, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा किया है। दोनों पक्षों को बैठकर इस मामले पर गंभीरता से समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने जो सीमा विवाद के सुलह प्रक्रिया में ब्रिटेन की भागीदारी की भी वकालत की है। तो ये जो पूरा मामला है, ये 31 मई को आज रविवार को, संडे को उन्होंने आरोप लगाया, और उन्होंने ये कहा कि नेपाल ने भी कई जगह पे भारत की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एक सांसद RN रॉय के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने टिप्पणी की थी। तो खैर ये देखने को मिल ही रहा है कि कई जगह के ऊपर मतलब भारत ने भी नेपाल के कई इलाकों, मतलब भारत और नेपाल के चले मतलब कई जगह पे विवाद चल रहे हैं सीमा को लेकर। और उस सीमा को लेकर ये लगा लो कि मतलब कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो कूटनीतिक तौर पर डिप्लोमेटिकली बहुत बहुत साउंड इलाके हैं। तो अभी तक हालांकि मामला निपटा नहीं है। नेपाल और भारत का ओपन बॉर्डर भी था, लेकिन कई जगह पे फेंसिंग भी की जा रही है। तो बड़ी अस्पष्ट सी स्थिति भारत और नेपाल के रिश्तों में दिख रही है। तो ये पहली बार हो रहा है। खैर बालेन शाह ने स्वीकारा है कि उन्होंने भी भारत की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो देखते हैं कि भारत की तरफ से क्या बयान आता है। तो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये जो मसला है ये गंभीर तौर पर तेज होगा या फिर ये ऐसे ही ठंडा पड़ा रहेगा। जी। इससे आगे बढ़े तो बात पश्चिमी एशिया के जो संकट है उसकी वजह से बढ़ रही कीमतों की करें। एक बार दोबारा से कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगे हुए हैं। देखिए, ये लगातार चौथा महीना है जब कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 1 मई को 993 रुपये बढ़ाया गया था। उसके बाद उससे पहले 195 रुपये 1 अप्रैल को बढ़ाए गए थे। 1 मार्च को 114 की बढ़ोतरी हुई। तो कुल 4 महीनों में 1345 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो अभी जो बात करें, अभी जो नए 1 जून से, जो आज से जो इजाफा हुआ है, वो 42 रुपये का इजाफा हुआ है। तो मतलब LPG सिलेंडर तकरीबन आज जो बढ़ोतरी देख लें तो 1345 के आसपास, 1350 रुपए के आसपास जो बढ़ोतरी हुई है। तो खैर तो उसकी वजह उसका अब की बार आप देख ही रहे हैं कि कैसे लगातार 1 महीने के अंदर मतलब जो सिलेंडर है
उसकी कीमतें बढ़ रही हैं कमर्शियल। और इतना ही नहीं, जो छोटू सिलेंडर है उस पे भी 272 रुपए की बढ़ा दिए गए हैं, और वो 822 रुपए का हो गया। तो जो छोटू सिलेंडर आप समझ गए होगे, जो 5 किलो का मजदूरों का सिलेंडर होता है, तो उसका उसका भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो ये काफी चिंता का विषय है। और मतलब चाहे छोटू सिलेंडर हो या मजदूरों वाला कमर्शियल सिलेंडर हो या फिर बड़े वाला, सबके जो दाम है लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। और जो सरकार है इसको लेकर मतलब किस्तों में बढ़ा रही है दाम एलपीजी के, मतलब ऐसे। और पेट्रोल डीजल के भी आप और हम लगातार बात करते हैं, ऐसे नहीं है कि एकदम से ही बढ़ा दें। जैसे पेट्रोल डीजल में भी उनको 15 से 20 रुपए की बढ़ोतरी करनी है, तो कभी 2 रुपए बढ़ा दे रहे हैं, 3 रुपए बढ़ा दे रहे हैं, ऐसे बढ़ोतरी कर रहे हैं। वो एकदम से कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। सेम विद, मेरे को लगता है कि कमर्शियल सिलेंडर के साथ भी ऐसे ही कर रहे हैं कि उन्होंने 1 अप्रैल को कुछ बढ़ाया, मार्च में कुछ बढ़ाया, 1 मई को 992 रुपए बढ़ाए, तो 1350 रुपए के आसपास बढ़ा चुके हैं। सबसे हैरानी करने वाली बात है, वो जो मजदूरों वाला जो छोटू सिलेंडर है, उसमें 272 रुपए और बढ़ा दिए। तो वो जो छोटू सिलेंडर है वही 822 रुपए का हो गया है, 5 किलो गैस जिसमें आती है। तो फिर आप बोलोगे कि देखो, जो मजदूरों के आंदोलन हो रहे हैं वेतन बढ़ाने के लिए, मजदूर इंडस्ट्रियल एरियाज को छोड़ के जा रहे हैं, अपने गांव में वापसी कर रहे हैं, तो भाई करेंगे ये आप इतने, अगर लगातार लोगों की जेब के ऊपर वार करेंगे। और मतलब देखिए, मान ले कि बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर रहते हैं, जो ढाबों पे और छोटे छोटे जगहों पे खाना खाते हैं, तो खाने की जो प्लेट 60 रुपए की, 70 रुपए की मिल जाती थी, वो आमतौर पर अब मैं देख रहा हूँ कि 90 से 100 रुपए की कीमतें कर दी गई हैं। तो खाने, बेसिकली जो पोषण की थाली है वो लगातार महंगी होती जा रही है। जो हम एक्सपेक्ट करते थे 2022 और 23 में, जो थाली हमें 40 से 45 रुपए में पोषण युक्त थाली बन जाती थी अपनी, अब उसकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा हो गई है। वो अब 90 से 100 के दुगने के आसपास जो कीमत है वो हो गई है। तो बहुत बहुत बड़ी बढ़ोतरी लगातार कमर्शियल एलपीजी को लेकर हो रही है, और जो पश्चिम एशिया का संकट है उसके असर अब भारत में साफ दिखने लग गए हैं। जी, इससे आगे बढ़े तो बात वेस्ट बंगाल की करते हैं। ममता बनर्जी बोल रही हैं कि हमारे एमएलएज के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है ताकि वो टीएमसी छोड़ें और बीजेपी को ज्वाइन करें। अच्छा, ये जो लगातार ये जो बात चल रही है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के ऊपर लगातार जो हमले हो रहे हैं, आपने शायद ये नोटिस किया या नहीं किया, अभी कुछ दिन पहले ही जो बनर्जी थे, अभिषेक बनर्जी, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। उनको जो बीजेपी के कार्यकर्ता, उन्होंने उनके ऊपर डंडे बरसाए, उनके ऊपर अंडे फेंके। कल कल्याण बनर्जी, जो कि काफी बुजुर्ग सांसद हैं, काफी बुजुर्ग नेता हैं, मतलब कल्याण बनर्जी की उम्र तकरीबन 65 प्लस है, उनके उनको ऊपर भी कल हमले किए गए, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो चुप खड़े होके देखती रही, और कल्याण बनर्जी धरती पे गिर गए। ऐसे ही 2 विधायक जो है तोड़ लिए गए हैं ऑलरेडी तृणमूल कांग्रेस के, और अब जो बीजेपी है वहां पर लगातार उनको मारने की धमकी दे रही है, कभी कार्रवाई की धमकी दे रही है। तो ऐसे लगातार जो टूट है तृणमूल कांग्रेस के अंदर वो दिख रही है। 2 विधायक संदीपन शाह और ऋतुव्रत बनर्जी दोनों बीजेपी के नजदीक जा चुके हैं। और भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी लगातार उनको डरा रही है। 31 मई की ममता की बैठक हुई थी, 80 विधायक जीत के आए थे, लेकिन 80 के 80 पूरे नहीं पहुंचे, 60 विधायक पहुंचे, 20 विधायक गायब थे। तो जो 20 विधायक गायब थे, तो आप समझिए कि क्या स्थिति रही होगी। और जो कल संडे को 10-15 बीजेपी गुंडों ने कल्याण बनर्जी के ऊपर हमला किया, उसका भी काफी असर हमें देखने को मिल रहा है। तो एकदम से डरे हुए हैं। इवन जो एक सांसद काकोली घोष, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो वो भी एक बड़ा मामला है। वो शुभेंदु अधिकारी की नजदीकी मानी जाती है काकोली घोष। तो लगातार बीजेपी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को खत्म करने में लगी हुई है। काफी, मतलब ठीक है कि पंजाब का बहुत जिक्र हो जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से बीजेपी कर रही है वो ज्यादा खतरनाक है, और ज्यादा बुरी स्थिति देखने को मिल रही है।
जी, इससे अगर आगे बढ़े तो शेर और बाघों की मौत की खबरें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गिनती है अगर इस आंकड़े को देखा जाए। गुजरात में जो 12 शेर मरे हैं और एमपी में 10 बाघ, इनकी मौत का क्या कारण है? देखिए, ये खबर काफ़ी परेशान करने वाली है। सारे जो बिग कैट फैमिली है उसके जो फ़िक्रमंद लोग हैं उनको उनके लिए तो काफ़ी परेशान करने वाली खबर है। जो एशियाटिक लोयंस जो माने जाते हैं गिर फ़ॉरेस्ट में जो माना जाता है कि एशियाटिक लोयंस हैं, वहाँ पर सीडीबी वायरस के फैलाव की बात आ रही है और एमपी में भी 10 बाघ इस सीडीबी वायरस से मरे हैं। तकरीबन 30 से ज़्यादा शेरों को जो है एनिमल केयर सेंटर में रखा गया है। तो जो एशियाटिक लोयंस हैं, फेमस गुजरात के जो पश्चिम गिर फॉरेस्ट में जो पाए जाते हैं, वहाँ पर ये सीडीवी वायरस फैला हुआ है और 15 दिनों के अंदर-अंदर 12 शेरों की डेथ हुई है। 12 लायन मरे हैं और अभी 30 जो लायन हैं उनकी उनकी उनको आइसोलेशन में रखा गया है। उनकी हालत भी बहुत ठीक नहीं है। तो उनको उनको भी लगातार उनकी भी दवाई पानी उनका चल रहा है। बाघ जो हैं वो मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर 10 बाघों की मौत हो चुकी है और पिछले 10 दिन के अंदर ये मामला हुआ। तो वहाँ पर भी बाघों को आइसोलेशन में रखने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो एशियाटिक लोयंस हैं, उनकी जो संख्या है हालाँकि पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, 891 हुई है, लेकिन आप देखिए कि लगातार उनकी जो संख्या है बड़ी ज़रूर है, लेकिन उनके लिए अलग किस्म के जो खतरे हैं वो पैदा हो रहे हैं। इसमें कैनाइन डिस्पेंटर वायरस और प्रोटोजोआ संक्रमण का मिश्रण इसको माना जा रहा है और इसके इसके कारण ये जो बाघ हैं, शेर हैं, इनकी इनकी डेथ हो रही है। जी, और अगर इससे हम आगे बढ़ें तो बात करें पंजाब के एससी कमीशन की। एससी कमीशन ने केंद्रीय मंत्री को बुलाया है, तलब किया है। हाँ, लगातार पंजाब में जो इशू चल रहा था, आपको ध्यान हो कि जो चुनाव हुए थे लोकल बॉडीज के, उस समय आपने देखा होगा कि जो जिस किस्म की भाषा रवनीत बिट्टू इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बाद ये सारा मामला उछला है और रवनीत बिट्टू को अभी तलब किया गया है। रवनीत बिट्टू ही नहीं, और भी जैसे मजीठिया का मामला भी आपको पता ही है। रवनीत बिट्टू को जो एससी वर्ग को लेकर उन्होंने लोकल बॉडीज के चुनाव में जो टिप्पणी की थी, उसके कारण उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। आयोग ने उन्हें 4 जून को पेश होने के लिए कहा है। हालाँकि जो बिट्टू हो पहले ही पब्लिकली माफ़ी माँग चुके हैं, लेकिन जो पंजाब का शेड्यूल कास्ट कमीशन है, उसके जो अध्यक्ष हैं जसवीर सिंह गढ़ी, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चला कि रवनीत बिट्टू ने धूरी दौरे के दौरान जातिवादी शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके संबंध में एसएसपी संगरूर से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन आयोग ने आज पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से असहमति व्यक्त की है। तो जो पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है उसमें तो कुछ ऐसा था नहीं। तो खैर अधिकारी से उसका पक्ष पूछा गया, लेकिन जो एसएसपी है उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। अब जो है रवनीत बिट्टू को खुद तलब किया गया है। तो रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि मैंने दलित भाईचारे से माफ़ी माँगी है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ख़ैर अब 4 जून को देखना होगा कि रवनीत बिट्टू क्या अपना पक्ष रखते हैं और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू शायद सार्वजनिक तौर पर 4 जून को भी माफ़ी माँग सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शायद उनको इसलिए बुलाया गया है ताकि उनको माफ़ी दी जा सके। पर वो जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे वो काफ़ी आपत्तिजनक थे और बहुत घटिया किस्म की जो मानसिकता है रवनीत बिट्टू की। हालाँकि रवनीत बिट्टू हमेशा किसी न किसी धर्म, किसी न किसी समुदाय, किसी न किसी जाति के ऊपर पहले भी विवादित बोल बोलते रहे हैं। बहुत घटिया किस्म की जो शब्दावली है वो इस्तेमाल करते रहे हैं। मतलब एक नया लो लेवल सेट कर रहे हैं पंजाब में नेताओं के लिए। तो खैर, और वो पार्टी में भी ऐसी में शामिल हैं बीजेपी में, तो उनके जो नेता लोग हैं वो तो जातियों, धर्मों, संप्रदायों के ऊपर खराब कमेंट करने के लिए जाने ही जाते हैं। जी बिल्कुल। और इससे आगे बात करें होशियारपुर जिले के एक लोकल बॉडी इलेक्शंस के दौरान जो आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय चिन्ह है झाड़ू, उसकी बेअदबी करने का मामला दर्ज हो गया।
देखिए, धार्मिक प्रतीकों की बेअदबी तो हमने सुनी थी, चुनाव चिन्हों की बेअदबी ये पहली बार सुन रहे हैं। ये बिल्कुल अजीब ही है, हमारे लिए भी पहला है। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि किसी भी पार्टी का, किसी भी कैंडिडेट का जो चुनाव चिन्ह है, वो सेक्रेड कैसे हो सकता है? ठीक है, ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या उसमें मामला है। जो डीडीआर पुलिस को दी गई, उसमें कहा गया कि आरोपी ने चुनाव चिन्ह झाड़ू की बेअदबी की, झाड़ू को बिखेर दिया। अरे यार, झाड़ू मतलब कब से पूजनीय हो गया? मतलब हम ये मानते हैं ना कि बेअदबी तो किस चीज की होती है? जो चीज पूजनीय हो, जो सम्मान, जिसकी सारी सोसाइटी में एक एक्सेप्टेंस हो कि हाँ, ये सर्वसम्मति से ऐसी चीज है जिसको पूजा जाए। तो कब कहाँ पर लिखा है कि भाई हम लोग झाड़ू को पूजते हैं? उसको एज ए मतलब पूजनीय चीज या फिर धार्मिक चीज कहाँ पे लिखा हुआ है? तो खैर, अब तिल मिला के कहीं न कहीं ये आम आदमी पार्टी ने झाड़ू की बेअदबी का केस बनाया है, जो बिल्कुल बिल्कुल डेमोक्रेसी के ऊपर एक काले धब्बे जैसा है। और ये होशियारपुर की टांडा पुलिस ने ये कारनामा किया है, और उस कारनामे में उन्होंने जो अपन बात करें तो एक कांग्रेसी वर्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस कह रही है कि उसने झाड़ू बिखेर कर माहौल खराब किया। अरे भाई साहब, एक बात बताओ, झाड़ू बिखेर कर माहौल कैसे खराब हो जाता है? मेरे को तो समझ में नहीं आया। उसने ना कोई सांप्रदायिक भाषण दिया, ना जातीय भाषण दिया। एक झाड़ू को अगर कोई तोड़ दे, तो वो कैसे, मतलब उसकी उसकी पुलिस क्यों गिरफ्तारी के लिए कैसे हकदार हो जाएगा? मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो अगर उस डीडीआर की कॉपी आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। और ये मामला पता क्या है? टांडा में वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो जीत गए थे, और वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया था। वो खुशी मना रहे थे, उसी में उन्होंने वो झाड़ू को तोड़ दिया। उसके ऊपर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया बंदा। तो ये काफ़ी काफ़ी खतरनाक ट्रेंड कहीं न कहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी सेट कर रही है। ये कहीं न कहीं पंजाब के मामले में, डेमोक्रेसी के मामले में एक नया लो लेवल क्रिएट कर रही है आम आदमी पार्टी। तो ये कोई राजतंत्र थोड़ी ना है कि राजा के चिन्ह को अगर किसी ने बदनाम कर दिया, उसके उसके उसका अगर किसी ने ताज उछाल दिया, तो वो फिर फांसी तोड़ देगा। ऐसा ये राजतंत्र थोड़ी ना चल रहा है। तो झाड़ू तो कोई भी खिलार सकता है, कि वो कोई ऐसे पूजनीय चीज तो है नहीं, सेक्रेड आइडेंटिटी तो है नहीं। तो बड़ा बड़ा अजीब लगा मुझे खबर पढ़ के, और बड़ा काला दौर हम कह सकते हैं इसको। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े, जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।